हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखने वाले हैं, जो कि बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स के सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स गेट बिगिन। इस लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चंस आने वाले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी का वीडियो देखा होगा तो कल के एग्ज़ाम पेपर में वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने अपने वीडियो के अंदर कवर करवाए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल में भी आप अच्छे मार्क्स लाएं फाइनेंशियल लिटरेसी की तरह, तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मतलब हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन की हमें विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक चिंतन होता क्या है। भारतीय राजनीतिक चिंतन अत्यंत प्राचीन, व्यापक और जीवन से जुड़ा हुआ चिंतन रहा है। यह केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म, नैतिकता, समाज, अर्थ और व्यक्ति के कर्तव्य को भी अपने भीतर समाहित करता था। मतलब राजनीतिक चिंतन जो है वो बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये केवल शासन व्यवस्था तक नहीं था, बल्कि इसमें धर्म भी आता था, समाज, अर्थ और व्यक्ति के जितने भी कर्तव्य थे ये इसके अंतर्गत ही आते थे। ठीक है। भारत में राजनीतिक विचारों का विकास वेदों, उपनिषदों, स्मृतियाँ, महाकाव्य, अर्थशास्त्र और मध्यकालीन ग्रंथों के माध्यम से हुआ था। ये तो हमें पता ही है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की कुछ विशेष विशेषताएं निम्नलिखित है जो इसे अन्य परंपराओं से एकदम अलग बनाती है। अब ये बाकी ग्रंथों से अलग क्यों है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि धर्म पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख विशेषता है धर्म का केंद्रीय स्थान। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था, बल्कि कर्तव्य, न्याय, सत्य और नैतिक आचरण से है। मतलब आज के टाइम में अगर धर्म देखा जाए तो उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लाया जाता है, बट उस टाइम पे धर्म का तात्पर्य था कर्तव्य। अगर राजा अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। राजा और प्रजा दोनों को ही धर्म का पालन करना होता था। राजा का मुख्य कर्तव्य था धर्म के अनुसार शासन करना और धर्म से विचलित राजा को अनुचित माना जाता था। राजा का मुख्य कार्य ही था कि वो अपने धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करे, उसके जो कर्तव्य उसे सौंपे गए वो उसका पालन करे। अगर कोई राजा अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता था तो जनता उसे उसकी पदवी से बर्खास्त कर देती थी। अगला पॉइंट है राजनीतिक और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध। भारतीय राजनीतिक विचारों में राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया गया था। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वे सत्य बोले, निष्ठा रखे अपने अंदर, न्यायप्रिय हो, दयालु हो, उसके अंदर संयम हो और शक्ति को भी नैतिक सीमाओं के भीतर रखने पर बल दिया गया था। मतलब उस टाइम के जो राजा थे वो सत्य बोलते थे, दयालु होते थे और उनके अंदर संयम रहता था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना गया। आपने देखा होगा काफ़ी समय पहले लोग राजाओं को ईश्वर के मतलब समान मानते थे, लेकिन इस टाइम पे राजा को ईश्वर का रूप नहीं माना गया था। भारतीय चिंतन में राजा को ईश्वर का अवतार नहीं बल्कि धर्म का रक्षक माना गया। मतलब वो लोग मानते थे कि जो राजा है हमारे धर्म की रक्षा के लिए है। यदि राजा अन्याय करता है या धर्म का उल्लंघन करता है तो उसे हटाया जा सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि राजा निरंकुश नहीं था। उस टाइम की विशेषता एक ये भी है कि उस टाइम पे राजा निरंकुश नहीं था। राजा को पता था कि अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे उसकी पदवी से बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे निरंकुश शासक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगला है प्रजा के कल्याण पर विशेष बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का उद्देश्य केवल यहाँ पे सट्टा नहीं, सत्ता आएगा, सॉरी माय बैड। राजनीतिक चिंतन में राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता विस्तार नहीं बल्कि प्रजा का कल्याण था। ज़्यादातर राजा अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं, युद्ध करते हैं, जमीन भूमि जीतते हैं, लेकिन इस टाइम पे राजा का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो प्रजा का कल्याण ही था। राजा का सुख ही प्रजा का सुख था और राजा का दुख प्रजा का दुख। मतलब राजा का सुख तभी होगा जब प्रजा सुखी और राजा का दुख प्रजा का दुख। मतलब दोनों आपस में निहित थे पूर्ण रूप से। शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य था। कर्तव्य पर अधिकारों से अधिक बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन में अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक बल दिया गया था। राजा के कर्तव्य, अधिकारों के कर्तव्य और प्रजा के कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित थे। मतलब उस टाइम पे अधिकार नहीं, केवल कार्यों पर विशेष बल दिया गया था। मतलब जो राजा के कार्य वो राजा अपने कार्य करे, प्रजा अपने कार्य करे, इस पर ज़्यादा बल दिया गया था। यह व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक थी। ऑफकोर्स जब राजा प्रजा दोनों अपने अपने कार्य करेंगे, राजा प्रजा का कल्याण करेगा तो प्रजा भी राजा से खुश होगी और वो क्यों बवाल खड़ा करेगी। तो इसलिए उस टाइम पे सामाजिक संतुलन पूर्ण रूप से बना हुआ था। अगला पार्ट है हमारा एफ, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा राजनीतिक चिंतन। राजनीति को समाज से अलग नहीं माना गया। वन व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक कर्तव्य को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा गया। राजा का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना भी था।
मतलब जो राजनीति है उसको समाज से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया गया था। उस टाइम पे समाज में वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, तो उसके माध्यम से सामाजिक कर्तव्य को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ दिया गया। और राजा का उद्देश्य क्या था? इसी सामाजिक व्यवस्था को आगे भी बढ़ाए रखना और बनाए रखना। जी में आता है विकेंद्रीकरण की भावना। मतलब उस टाइम पे राजनीतिक चिंतन में पूर्ण केंद्रीकरण का विरोध मिलता है। ग्राम सभा और स्थानीय संस्थाओं को महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर न्याय और प्रशासन की व्यवस्था प्रचलित थी। मतलब उस टाइम पे लोगों ने जो केंद्रीकरण किया गया था उसका पूर्ण रूप से विरोध किया। लोगों ने कहा कि हमें ये केंद्रीकरण शासन व्यवस्था नहीं चाहिए, और ग्राम सभाओं में स्थानीय संस्थाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया, और जो ग्रामीण स्तर पर ना न्याय और प्रशासन की व्यवस्था मिली वहाँ पे। अर्थ और शक्ति का संतुलित प्रयोग। राजा के संचालन के लिए अर्थ और शक्ति को आवश्यक माना गया, परंतु उनका प्रयोग धर्म और नैतिकता के अंतर्गत होना चाहिए। अनुचित कर, अत्याचार, शोषण को निंदनीय माना गया। टाइम माना गया जो राजा के अर्थ है और शक्ति का प्रयोग जो एकदम संतुलित रूप से होना चाहिए। राजा वही कार्य करे जो धर्म और नैतिकता के अंतर्गत आता है। अगर राजा अनुचित कर लेगा या अत्याचार करेगा या जनता की भलाई नहीं करेगा, उनके ऊपर शोषण चलाएगा, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेकार माना गया और कठोर निंदा की गई उस चीज़ की। युद्ध को अंतिम उपाय माना गया। भारतीय राजनीतिक चिंतन में युद्ध को अनिवार्य नहीं बल्कि अंतिम विकल्प माना गया। आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो यही हो रहा है। जैसे हमारा देश भारत है, वो जो वॉर है ना उसको एकदम लास्ट ऑप्शन पे रखता है। क्यों? क्योंकि जब वॉर होता है किसी भी देश में तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, उथल पुथल हो जाती है, और जनता में जो होश पोश होती है वो बात तो अलग ही है। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था, युद्ध को एकदम अंतिम विकल्प माना गया था। शांति, संधि और संवाद को प्राथमिकता दी गई। मतलब उस टाइम पे कहा गया कि अगर युद्ध की कहीं स्थिति बनती भी है तो उस टाइम पे हम शांति से या फिर संधि करके, यानी दोस्ती करके या फिर बात करके हम उस युद्ध की स्थिति को कैसे टाल सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। धर्म युद्ध की अवधारणा में भी नैतिक नियमों का पालन आवश्यक था। कहते हैं अगर तुम युद्ध की अवधारणा भी रख रहे तो उसमें भी नैतिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है तुम एकदम क्रूरल्टी दिखा रहे युद्ध में, इसको मार दिया, इसको मार दिया, नहीं, मतलब कम से कम क्रूरल्टी दिखानी है। उस टाइम पे इस पर ज़्यादा फोकस था, और मेन तो यही था कि युद्ध पे हमें फोकस करना ही नहीं है। और जीवन उपयोगी चिंतन। भारतीय राजनीतिक विचार केवल सैद्धांतिक नहीं था बल्कि व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए थे। शासन, प्रशासन, न्याय, कर व्यवस्था और कूटनीति पर स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए गए। उस टाइम पे जो भारतीय राजनीतिक थी ना, वो केवल सिद्धांतों पे नहीं चलता था बल्कि व्यवहारिक जीवन से भी काफ़ी जुड़ा हुआ था। जो शासन प्रशासन था, जो न्याय था, जो कर व्यवस्था थी, जो कूटनीति थी, वो एकदम स्पष्ट रूप से सोचा गया था कि हाँ ये कैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में भी यूज़ हो सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ आप रिवाइज़ करो और प्लेबैक करो और देखो कि आपको क्या कहाँ समझ नहीं आया। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है मनुस्मृति में जाति और लिंग के बीच प्रतिच्छेदन संबंध का परीक्षण कीजिए। अब हम इसका पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे। तो देखिए, मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख ग्रंथ है। यह आपने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा होगा अपने यूनिट 2 में। इसमें सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए नियम दिए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, क्या क्या आचरण होने चाहिए वो निर्धारित किए गए हैं। मनुस्मृति में ना जाति और लिंग को समाज की आधारभूत संरचनाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। दोनों के बीच एक गहरा प्रतिच्छेदन संबंध दिखाई देता है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, अधिकार और कर्तव्य, जाति तथा लिंग दोनों से निर्धारित होती है। मतलब मनुस्मृति में जाति और लिंग दोनों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। किसी भी व्यक्ति की स्थिति, कर्तव्य और अधिकार उसके जाति तथा लिंग दोनों पर ही डिपेंडेंट थे, उसी पर निर्भर करते थे। मनुस्मृति में जाति की अवधारणा। मनुस्मृति में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। हमने पढ़ा है, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग कर्तव्य दिए गए थे, आचार और सामाजिक भूमिका निर्धारित की गई थी। जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं था बल्कि व्यक्ति के अधिकार, शिक्षा, कार्य और दंड व्यवस्था को भी प्रभावित करती थी। मनुस्मृति के अंतर्गत समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र आते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग वर्ग के लिए उनकी कर्तव्य, आचरण और सामाजिक भूमिका निर्धारित की गई है। जाति केवल उनकी सामाजिक पहचान नहीं थी। अगला प्रतिच्छेदन है मनुस्मृति में लिंग की स्थिति। स्मृति में स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न भिन्न सामाजिक भूमिकाएं निर्धारित की गई थी। मतलब कौन सा कार्य स्त्री करेगा, कौन सा कार्य पुरुष करेगा, ये ऑलरेडी तय कर दिया गया था। स्त्री को मुख्यतः परिवार और गृहस्थ जीवन से जोड़ा गया था, जबकि पुरुष को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया। स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए उसे संरक्षण की
आवश्यकता वाला माना गया। मतलब मनुस्मृति कहता है कि जो स्त्री है उसका कार्य केवल और केवल गृहस्थी है। मतलब उसका काम यही है कि वो बच्चे पैदा करे, अपने पति का आज्ञा माने और उससे ज़्यादा वो कुछ ना करे। जबकि पुरुषों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया, अर्थात पुरुष इन सभी गतिविधियों में भाग लेता था और स्त्री को इन सब में भाग लेने की इजाज़त नहीं प्रदान की गई थी। और मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री है उसे हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कि नहीं है ऐसा। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने लिए। और आज के टाइम में ही नहीं, पहले के टाइम में भी ऐसी महिलाएं बहुत थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दबाया गया, सस्प्रेस किया गया कि नहीं, तो उन्हें ज़बरदस्ती फील करवाएगा कि तुम्हें मैन की ज़रूरत है, तुम विदाउट मैन कुछ भी नहीं हो। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो वुमेन्स हैं उसको हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसका जीवन सिर्फ गृहस्थ है, उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, खाना बना के देना है, पति की सेवा करनी, पति को चरणों में रहना है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। आगे आता है जाति और लिंग का संयुक्त प्रभाव। मनुस्मृति में व्यक्ति की स्थिति केवल जाति या केवल लिंग से निर्धारित नहीं करती थी, दोनों के सम्मिलित प्रभाव से निर्धारित होती थी। उच्च जाति की जो स्त्री होती थी और जो निम्न जाति की स्त्री की सामाजिक स्थिति, अधिकार और दंड में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार जाति और लिंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब कहते हैं कि जो स्त्रियाँ हैं ना, उसकी स्थिति मनुस्मृति के अनुसार अलग अलग है। अगर कोई स्त्री रिच है, उच्च घराने से बिलोंग करती है, तो उसके अधिकार थोड़े से डिफरेंट होगी, उसकी सामाजिक स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसे दंड भी हो सकता है थोड़ा कम मिले। लेकिन जो निम्न जाति की स्त्री होगी उसको ये सब ज़्यादा मिलेगा। उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार ख़राब होगी, उसको दंड भी हो सकता है ज़्यादा मिले, उसके अधिकार हो सकते हैं कम हो। तो ये डिफरेंस मिला है। जाति की स्त्रियां की स्थिति कैसी होती थी? देखिए, जो उच्च जाति की जो स्त्रियों को सामाजिक सम्मान तो दिया गया, परंतु उनकी स्वतंत्रता सीमित रही। उनका मुख्य कर्तव्य पवित्रता, आज्ञाकारिता और पारिवारिक मर्यादा का पालन करना था। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में सीमित भागीदारी दी गई। मतलब देखिए, जो उच्च जाति की स्त्रियां हैं ना, उनको सम्मान दिया गया, ऑफकोर्स वो रिच थी इसीलिए, लेकिन उनको भी ना, उनकी भी जो फ्रीडम है उसको एकदम सीमित कर दिया गया। उनका जो मुख्य कार्य था, हाँ भैया तुम पवित्र रहो, तुम अपनी मर्यादा में रहो। उनको धार्मिक अनुष्ठानों में आने भी दे रहे तो एकदम सीमित भाग दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सोचने वाली बात है कि जब उच्च घरानों की स्त्रियों का यही हाल है, तो निम्न जाति की स्त्रियों का हाल तो इससे भी बुरा होगा और दयनीय भी। ज्ञात है निम्न जाति की स्त्रियों की स्थिति, निम्न जातियों की स्त्रियों की स्थिति अधिक कठोर रही। उन पर जातिगत और लिंगगत दोनों प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। उनके प्रति दंड अधिक कठोर और सामाजिक सम्मान अत्यंत सीमित था। निम्न जाति की स्त्री के साथ उनके लिंग व जाति दोनों की वजह से भेदभाव किया जाता था और उनके प्रति जो दंड था ना, काफ़ी ज़्यादा कठोर था और उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता था। दंड व्यवस्था में जाति और लिंग का प्रभाव। मनुस्मृति की दंड व्यवस्था में जाति और लिंग का स्पष्ट प्रभाव देता है। एक ही अपराध के लिए विभिन्न जाति और लिंगों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए थे। निम्न जाति की स्त्री के लिए दंड कठोर और संरक्षण कम था। मतलब दंड में भी भेदभाव था कि अगर आप रिच स्टैंडर्ड के और आपने कोई गलती करी है तो आपको दंड कम मिलेगा। उसी प्रकार कोई निम्न जाति का है, उसने गलती भले ही छोटी सी करी, आपके सम्मान के, तो उसे दंड बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब जाति के नाम पर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है। विवाह और पारिवारिक संबंधों में प्रतिच्छेदन। विवाह व्यवस्था में जाति और लिंग दोनों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। स्त्री के विवाह को जाति की शुद्धता से जोड़ा गया। जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर स्त्री को कठोर सामाजिक दंड झेलना पड़ता था। स्त्री के विवाह को ना जाति की शुद्धता से जोड़ा गया। नियम कायदे कानूनों से अलग कुछ करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दंड मिलता था और सामाजिक रूप से जो उसकी अवहेलना की जाती थी वो तो अलग ही था। आगे है शिक्षा और धार्मिक अधिकारों में अंतर। मनुस्मृति में शिक्षा, धार्मिक ज्ञान तक पहुंच जाति और लिंग दोनों से सीमित रहे। उच्च जाति के पुरुषों को सर्वोच्च स्थान मिला, स्त्रियों और निम्न जाति को शिक्षा और धार्मिक अध्ययन से प्राय वंचित रखा गया। मतलब इसमें दोनों की सिमिलरिटीज़ थी कि जो शिक्षा है ना वो केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही मिला और जो उच्च जातियों की जो महिलाएं थी या फिर निम्न जाति की महिलाएं थी उनको शिक्षा के अधिकार से एकदम वंचित रखा गया। उनको शिक्षा का मतलब अधिकार ही नहीं था। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन। मनुस्मृति में इस व्यवस्था को वैध कहा गया, अर्थात वैलिड ठहराया गया। हाँ, ये सही है। पुरुष को परिवार और समाज का प्रमुख माना गया। स्त्री को आजीवन पुरुष संरक्षण में रहने की अपेक्षा की गई। मतलब अर्थात मनुस्मृति के अनुसार जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो एकदम सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। मनुस्मृति में ये कहा गया जो पुरुष है वो समाज और परिवार दोनों के ही प्रधान है, लेकिन जो स्त्रियां हैं उनको पुरुषों के संरक्षण की आवश्यकता ही है। सामाजिक नियंत्रण का साधन। अब इसमें क्या है, जाति और लिंग के नियम समाज पर नियंत्रण बनाए रखने का साधन बने। इन नियमों के माध्यम से सामाजिक अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया गया।
मतलब जो जाति और लिंग है, इसके जो नियम है ना, ये समाज में नियंत्रण बनाए रखते थे और इन्हीं नियमों के माध्यम से जो सामाजिक अनुशासन है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको बनाए रखने का प्रयास किया गया। हम इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण से मनुस्मृति की ये व्यवस्था आसान होगा। यहाँ पे गाइस आसान और भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है। जाति और लिंग के आधार पर भिन्न भिन्न नियम सामाजिक न्याय की अवधारणा से मेल नहीं खाते, फिर भी यह ग्रंथ उस समय की सामाजिक संरचनाओं को समझने में सहायक है। मतलब जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं मनुस्मृति आधुनिक दृष्टिकोण से, तब हमें पता चलता है, अनुभव होता है कि ये जो ग्रंथ है बहुत ही ज़्यादा भेदभावपूर्ण है। इसमें जाति और लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव किए गए हैं और सामाजिक न्याय भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी हम मनुस्मृति को पढ़कर ये समझ सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि उस टाइम पे वहाँ की संरचना वाकई में ऐसी रही होगी, जहाँ पर स्त्रियों को गृहस्थ जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता होगा और पुरुषों को कहा जाता होगा कि वही परिवार व समाज के प्रधान हैं। निम्न और उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए भी अलग अलग अधिकार थे। निम्न वर्ग के अधिकार अलग है, उच्च वर्ग के अधिकार अलग है। इसके उपरांत अगर किसी उच्च वर्ग के लोग ने कोई गलती करी तो उसे कम दंड मिलेगा, निम्न वर्ग के लोगों को गलती करने पर ज़्यादा दंड मिलेगा। इस प्रकार के भेदभाव थे। इसीलिए हमें ये बात माननी पड़ेगी कि उस टाइम पे लिंग और जाति दोनों के आधार पर इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव किए जाते थे लोगों के साथ, जो कि गलत था। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है और मेरे घर के बाहर जो नॉइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए बाकी के जो क्वेश्चन है जैसे 3rd, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन 1st एंड 2nd बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं 2nd पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।